आप लोगों को स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज चैप्टर के 122 क्वेश्चन करवाए थे। आज के क्वेश्चन में देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं 123 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। कहा गया है तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसी राम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। अगर हम कश्यप का वेतन मान लें 100 तो तुलसी राम का वेतन हो जाएगा 120। यदि तुलसी राम की बचत 720 रुपए हो तो उसके वेतन, यदि तुलसी राम की बचत 720 हो जो उसके वेतन का 4% है, तो तुलसी राम का वेतन कितना था 120, तो 120 का 4% ही बचत है बराबर उसने कहा है कि उसकी बचत है 720 रुपए। तो यहाँ से इसका 4% निकालेंगे तो एक बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा 720 गुणे 10/48 आ जाएगा। आगे उसने हमसे पूछा है तो कश्यप का वेतन कितना है। हमने कश्यप का वेतन माना था कि कश्यप का वेतन है 100%। यहाँ से काटेंगे तो 12 छंग 72, 12 चौको 48 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 25, 25 छंग का 150 हो जाएगा 150। हमने देखा कि इसका वेतन आ जाएगा 15,000, यानी हमने देखा कि कश्यप का वेतन आ जाएगा 15,000। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 124 में कहा गया है कि एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3 सही 1/2% ज्ञात करना था, यानी 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस राशि का 5.5% ज्ञात कर दिया जो 220 रुपए था। सही उत्तर क्या होगा। यानी उसको ज्ञात करने के लिए कहा गया था कि तुम 3 सही 1/2% ज्ञात करो, लेकिन उसने ज्ञात कितना कर दिया 5 सही 1/2%। 5 सही 1/2% ज्ञात कर दिया जो उसने कहा है कि 220 था, यानी यही तो 220 था। ये इसको सही बटे से तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11/2% बराबर 220। तो यहाँ से निकालेंगे 1% बराबर 440/11, 4 से काटेंगे तो ये 40 आ जाएगा। हमने देखा कि 1% बराबर आ गया 40। उसने कहा है सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर ये होगा क्योंकि उसको ज्ञात करना था 7/2, यानी इसको जब तोड़ेंगे तो दोनों तरफ 7/2 का गुणा कराएंगे, इधर भी कराएंगे 7/2, 2 से इसको काटेंगे तो 20, ये आ जाएगा 140। अर्थात उसका सही उत्तर आ जाएगा 140। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में कहा गया एक कर्मचारी को मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई है, इसके बाद उसमें 50% की वृद्धि की गई है, उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। पहले उसकी मजदूरी 40% कम की गई थी, फिर इसके बाद उसकी मजदूरी में 50% की वृद्धि की गई है। इसमें भी नेट चेंज सीधे लगा देंगे तो नेट चेंज होता है A + B AB/100। नेट चेंज लगाएंगे -40 प्लस का 50 प्लस -40 गुणे 50/100। इधर कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 5 को 20, ये हो जाएगा -20, 00 से 00, 5 को 20, यानी ओवरऑल जब निकालेंगे तो आ जाएगा -10। हमने बताया था माइनस चिन्ह शो करता है कि कमी हो रही है, अर्थात यहाँ पर उसकी बिक्री में कितनी होगी 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। आगे देखते हैं 126 नंबर। क्वेश्चन नंबर जो 126 है, इस तरह का पीछे क्वेश्चन नंबर हम करवा चुके हैं 95। सेम क्वेश्चन है, डिजिट भी नहीं चेंज है, सेम वही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। क्वेश्चन नंबर 127 में कहा गया है कि 1 से 70 तक के कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। 1 से लेकर के हमको 70 तक की संख्याएं लिखना है और उसने 1 से कहा है, मतलब कि 1 को भी शामिल किया गया है। तो ऐसी कितनी संख्याएं 1 से लेकर 70 तक, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके वर्ग के अंत में 1 आता है। तो हमको पता है कि 1 और 9 का वर्ग करने पर ही तो 1 आता है। अगर हम 1 से लेकर 10 तक देखें तो 2 संख्याएं हमको मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, एक 1 मिलेगी, एक 9 मिलेगी। इसी तरह अगर हम 11 से 20 तक देखें तो भी 2 मिलेंगी। 20 से अगर हम यहाँ से 21 से 30 तक देखें तो भी 2 मिलेंगी। इसी तरह अगर हम देखें, अगर 31 से 40 तक देखें तो भी 2 मिलेंगी। 41 से 50 तक देखें तो भी मिलेंगी। अगर हम यहाँ से 51 से 60 तक देखें तो भी 2 मिलेंगी। और 61 से लेकर 70 तक देखें तो भी 2 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हम देखते हैं ओवरऑल कितनी संख्याएं मिली।
2 2 4 2 6 2 8 2 10 दोबारा 2 14। हमने देखा कितनी संख्याएं प्राप्त होती हैं, 14 संख्याएं। और टोटल थी कितनी संख्याएं, 70 संख्याएं थी गुणा 100। क्योंकि उसने परसेंटेज में पूछा था, 5 से काटेंगे तो याद आएगा। अर्थात 1 से लेकर 70 तक में 20% संख्याएं ऐसी हैं जिनका वर्ग करने पर इकाई के अंक में 1 आता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 में कहा गया है कि सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। यदि तीनों ने कुल 5780 निवेश किए हो तो रघु ने कितना धन निवेश किया। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति सोनू है, एक व्यक्ति मोना है और एक व्यक्ति रघु है। देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया है। मोना से 10% अधिक निवेश किया था सोनू ने, हमने डायग्राम बना लिया। मोना ने रघु से 10%, मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया था। तो हमने बताया था कि जब इस तरह का क्रॉस डायग्राम बने तो हम 100 किसको मानेंगे, यहाँ पर 100 हम रघु को मानेंगे। क्योंकि ये क्रॉस डायग्राम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उल्टा तो चलेंगे नहीं। तो अगर हम रघु को मान लें, हम मान लिया माना रघु 100 रुपए निवेश करता है, तो 100 का 10% कम होगा। या तो डायरेक्ट इसका सीधे 90% निकाल दें, क्योंकि ये 100% था, 10% कम करेंगे तो सीधे 90 आ जाएगा। अब ये 90 है, इसका डायरेक्ट चाहो तो 110 निकालो, नहीं तो 90 का 10% निकाल के फिर जोड़ो तो 2 बार कंडीशन होगी। तो सीधे 90 का 110 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 99 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इतना तीनों का अलग अलग निवेशमेंट समझ में आ गया होगा। आगे उसने कहा यदि तीनों का कुल निवेश, तो इसके हिसाब से देख लेते हैं कुल निवेश कितना है। तीनों को जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 9 1 10, 10 9 19 हो जाएगा, 1 1 2। हमने देखा कि इनका तीनों का कुल निवेश कितना आ गया, 299 आ गया। आगे उसने कहा हमसे क्या है, आगे उसने कहा है कि सवाल के हिसाब से 5780 है, एक बराबर निकालेंगे तो 80 था, 5700 ठीक है। आगे देखते हैं, जब इनको तीनों का योग करेंगे तो आ जाएगा 289 बराबर 5780। तो एक बराबर निकालेंगे तो 5780 बटे 289, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो एक बराबर आ गया 5780 बटे 289। आगे उसने कहा तो रघु ने कितना धन कमाया था, रघु का हमने माना कितना था 100। तो एक बराबर निकाल दिया है, दोनों तरफ 100 का गुणा करा देंगे तो 100 बराबर जब निकालेंगे तो ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 2000। अर्थात रघु ने कितना धन निवेश किया है, तो रघु ने 2000 रुपए निवेश किए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 में कहा गया एक कंपनी को बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती थी। दूसरी किस्त पहली किस्त से दोगुनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब थी, दूसरी किस्त में 4.5% बॉल बियरिंग खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बियरिंग खराब है तो पहली किस्त में कितनी बॉल बियरिंग थी। यहाँ पर उसने खुद कहा है कि दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी थी। 2 किस्तें हैं, एक पहली किस्त है P1 और दूसरी किस्त P2 है। उसने कहा है कि दूसरी किस्त जो है पहली किस्त से दोगुनी है। अगर हम पहली को 100 माने तो ये 200 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पहली किस्त पर कितनी परसेंट बॉल बियरिंग खराब है, तो पहली किस्त पर उसने कहा है कि 1% खराब है, मतलब 1 बॉल बियरिंग खराब है। दूसरी किस्त पर कितनी, तो 4.5% खराब है, 4.5% निकालेंगे मतलब आ जाएगा 9। अर्थात दूसरी किस्त पर कितनी बॉल बियरिंग खराब हुई, तो दूसरी किस्त पर खराब हुई बॉल बियरिंग 9। ओवरऑल इसके हिसाब से टोटल बॉल बियरिंग कितनी खराब हुई, तो 10 बॉल बियरिंग खराब हुई। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 100, तो 1 बराबर 10 थी। अब यहाँ पर उसने हमसे पूछा क्या है कि पहली किस्त में कितनी बॉल बियरिंग थी, तो हमने माना कितना था पहली किस्त में 100। तो 1 बराबर पता है, तो 100 बराबर निकाल के दोनों तरफ करेंगे तो ये तुम्हारा 1000 आ जाएगा। अगर यहाँ पर बाई चांस पूछ लेता कि दूसरी किस्त में कितनी बॉल बियरिंग खराब थी, तो यहाँ पर 200 बराबर निकाल देते। क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। क्वेश्चन नंबर 130 में कहा गया है
कि एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए थे, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक था, यानी टोटल हमको 150 प्रश्न दिए गए और प्रत्येक प्रश्न जो था 1 अंक का था। मीनल ने 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों के सही उत्तर दिए। कुल 60% अंक प्राप्त करने हैं, यानी अगर उसको 60% टोटल अंक प्राप्त करने हैं तो 150 का 60% तो प्राप्त करेगा। तो सीधे हम ऐसा करते हैं, पहले 150 का 60% ज्ञात कर लेते हैं। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा यानी 90, यानी उसको 90 प्रश्न सही करने हैं, तभी तो 90 अंक प्राप्त होंगे। आगे उसने कहा मीनल ने प्रथम 75, इन 150 प्रश्नों को 2 भागों में बांटा गया। ये प्रथम 75 प्रश्न है और ये अंतिम 75 प्रश्न है। आगे उसने कहा मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों के सही उत्तर दिए। तो अगर 75 के 80% सही करेगा तो वही तो उसके नंबर मिलेंगे, बटे 100। 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 4 दूनाई 8। ओवरऑल हमने देखा कि यहाँ पर वो अंक कितने प्राप्त कर रहा है, 60। हमने देखा कि उसने शुरुआत के 75 प्रश्न सॉल्व किए और वो 60 अंक प्राप्त कर लिया। आगे उसने कहा है कि 60% अंक प्राप्त करने हैं तो उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। टोटल उसको कितने अंक प्राप्त करने हैं, 90। 60 तो प्रथम 75 प्रश्नों में प्राप्त कर चुका है, तो इन 75 प्रश्नों में उसे 30 अंक तो प्राप्त करने होंगे। अगर वो 30 अंक प्राप्त कर लेगा तो टोटल वो 90 प्राप्त कर लेगा। 90 का मतलब टोटल का 60% प्राप्त कर रहा है। ये 30 अंक प्राप्त कितने में करेगा, तो ये 30 अंक वो 75 में ही तो प्राप्त कर रहा है, गुणा 100। 25 चौको 100, 25 तिहाई 75, 3 से ये खत्म हो जाएगा, बराबर आ जाएगा यहाँ से 40%। अर्थात उसे इन शेष 75 प्रश्नों में कितने परसेंट अंक प्राप्त करने होंगे, 40%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 क्या काम है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 में कहा गया है कि किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हुई, द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। यानी शुरुआत में जनसंख्या है 8500, पहले वर्ष इसमें 20% वृद्धि होगी तो ये शुरुआत में तो अपने आप में 100% होगा। जब 20% की वृद्धि होगी तो ये 120% होगा। 120% का मतलब 120/100 होगा। आगे तो ये पहले वर्ष की वृद्धि हो गई। दूसरे वर्ष उसने कहा 25% की वृद्धि होती है तो 100% होगा, तो ये 125/100 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। शुरुआत में 8500 थी, पहले वर्ष में 120/100 हुई, दूसरे वर्ष में 125/100 हुई। ओवरऑल यही तो उसने पूछा है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। 25 से काटेंगे, 25 पंचे 125, 25 चौको 100, डबल जीरो से डबल जीरो ये खत्म हो जाएगा और ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब इसको गुणा करा देते हैं, 0 53 15 हो जाएगा, 63 24 1 25 हो जाएगा। आगे देखते हैं 5 का फिर गुणा कराते हैं, 5 25 आ जाएगा, 5 25 2 27 आ जाएगा, 5 9 10 2 12। देखिए 12,750, यानी 2 वर्ष बाद ये जनसंख्या हो जाएगी 12,750। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 में कहा गया किसी संपत्ति का मूल्य प्रतिवर्ष उसके आरंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यहाँ पर वृद्धि ना होके कमी हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 हो तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना था। यानी वर्तमान मूल्य उसने दे दिया है तो 2 वर्ष पहले मूल्य उसने पूछा है, तो 2 वर्ष पहले मूल्य कुछ रहा होगा, तभी तो कमी होते होते हुए अब 81,000 हो गया है। हम मान लेंगे, माना कि 2 वर्ष पहले उसका मूल्य कितना रहा होगा, P रुपए। तो जब P रुपए होगा तो हर वर्ष कितनी कमी हो रही है, 10% की। तो ये अपने आप में शुरुआत में 100% होगा, तो पहले वर्ष जब कमी होगी तो ये 90/100 हो जाएगा। जब फिर अगले वर्ष कमी हो जाएगी तो 90/100 हो जाएगा। तभी तो वो 2 साल बाद वर्तमान में पहुंचा है, यानी यही वर्तमान उसने दे दिया 81,000। डबल जीरो से ये डबल जीरो ये खत्म, 9 से काटेंगे, 9 ने 81 हो जाएगा, सीधे यहाँ पर 1000 आ जाएगा। ये तुम्हारा डबल जीरो हो जाएगा तो 1 के बाद हो जाएगा 5 जीरो, यानी 2 वर्ष पहले जनसंख्या रही होगी 1 लाख, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। क्वेश्चन नंबर 132 हो गया। 133 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 133 में कहा गया है कि एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये भी आ जाएगा। हालांकि उसने प्रत्यक्ष रूप से समय नहीं बताया है, लेकिन तुमको समझना है कि अगर 2003 चल रहा है 2006 होगा तो 3 वर्ष का तो होगा। इसको देख लेते हैं। कहा गया वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 थी। 2003 में बच्चों की संख्या कितनी हुई, 2000 थी। आगे कहा गया है कि हर वर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो जब ये 2003 के बाद 2004 आएगा तो ये 110/100 हो जाएगा। फिर जब 2005 आएगा तो फिर 110/100 हो जाएगा। जब 2006 आएगा तो फिर 110/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करना है। 00 से 00 ये खत्म हो जाएंगे, ये 00 से 00 ये खत्म हो जाएंगे, ये 00 से ये 00, 11 का क्यूब हो जाएगा 1331 गुणा 2 हो जाएगा। 2 एकम 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2। हमने देखा कि अब यही जनसंख्या हो जाएगी 2662 जनसंख्या हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 134 में कहा गया है किसी कस्बे की जनसंख्या पहले वर्ष 5% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 5% की कमी होती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं। आगे 135 नंबर, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये भी हो जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन जो तुम्हारे 141 नंबर तक सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन है। इसमें एक शब्द मिलेगा अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब कमी होती है। क्या होता है, अवमूल्यन का मतलब कमी होती है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 141 सभी हो जाएंगे। करना, जो क्वेश्चन ना है तो कमेंट बॉक्स खाली है, तुरंत हमको बताना, हम क्वेश्चन चालू करवाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 142। 142 नंबर में क्या कहा गया देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में कहा गया कि एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीदा था। 72,900 में उसने एक भूखंड खरीदा, मतलब एक उसने प्लाट खरीदा, और 1,33,100 की लागत में मकान बनाया। इधर उसने किया 1,33,100 में उसने क्या किया, मकान बनवा के क्या कर दिया, तैयार कर दिया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, जो भूखंड का मूल था यानी प्लाट का जो रेट है वो 10% की दर से बढ़ रहा है। किस परसेंट की दर से बढ़ रहा है, 10% की दर से। तो आगे कहा गया, तो अगर ये 10% की दर से बढ़ेगा तो पहले वर्ष बढ़ेगा तो 110/100 होगा, दूसरे वर्ष फिर 110/100 होगा। यानी वो बढ़ेगा किस रेट से, 110/100 ही तो होगा। यानी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 11/10 ही तो हुआ। यानी ये 11/10 के रेशियो से तो ही हर वर्ष बढ़ेगा। आगे उसने कहा है यदि बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो रही है, ये तुम्हारा था बिल्डिंग के रेट में 10% वार्षिक दर से कमी हो रही है, यानी ये 9/10 के हिसाब से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यही उसने पूछा है कि वो कौन सा समय होगा, तो कितने समय बाद दोनों के मूल्य समान हो जाएंगे। दोनों के मूल्य बराबर करने हैं, कितने समय बाद, हम मान लेंगे कि n समय बाद दोनों के मूल्य समान हो जाएंगे। यानी अगर हम कहें कि 2 वर्ष बाद मूल्य समान हो जाएंगे तो यहाँ पर इसका 2 बार कैलकुलेशन करेंगे, नहीं करेंगे, तो इसका भी 2 बार कैलकुलेशन करेंगे। वही समय हमको नहीं पता है कि कितने समय बाद इनके मूल्य समान हो जाएंगे, हम मान लेंगे माना कि n समय बाद मूल्य समान हो जाएंगे। बस कैलकुलेट करते हैं। ये 72,900 लिखा है, ये तुम्हारा हो जाएगा 11 के पावर n/10 के पावर n, ये 13,31,00, ये 9 के पावर n/10 के पावर n, ये इससे खत्म हो जाएगा। इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले गए तो ये हो जाएगा 11/9 के पावर n आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। ये 13,31,00/72,900 हो जाएगा। यानी ऊपर जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 11/9 के पावर n, ये 1331,00 से 00 ये खत्म हो जाएगा। 1331 का मतलब 11 का क्यूब, 729 का मतलब 9 का क्यूब, ये हो जाएगा 11/9 का क्यूब लिखा है। दोनों के आधार समान है तो घातें भी समान हो जाएंगे, तो n की वैल्यू आ जाएगी 3। अर्थात 3 वर्ष बाद दोनों के मूल्य क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143 क्या कहा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143 में क्या कहा गया है।
143 में कहा गया कि प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्षा आरंभ 2004 में तालाब में 2,14,000 मेंढक थे तो वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या कितनी होगी। ये भी पीछे जैसे क्वेश्चन थे उसी प्रकार का क्वेश्चन है। आगे कहा गया 144 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 144। 144 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि 72 बच्चों की एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। 12.5% का मतलब 12.5% है कि नहीं है। हमने जब शुरुआत में क्लास स्टार्ट की थी तो वहां पर एक भाग बताया था कि 1 बराबर 100% तो 1/2 बराबर 50% के। तो इसी तरह से हमने 12.5% के लिए कोई भाग बताया था, 1/8 भाग बताया था। हमने कहा था जब भी कुछ हमें मानना होगा तो अगर कहीं पर 12.5% की वृद्धि हो रही है तो एक भाग अगर हम 8 मान लेंगे तो अगर 8 का 12.5% निकालेंगे तो आएगा 1, तो वृद्धि के बाद वो भाग हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, उसने कहा प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से हम मान लेंगे, माना कि प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या, अगर हम यहाँ पर बच्चों की संख्या 8x मान लें, क्या मान लें 8x, तो सबको पता है कि 8x का अगर हम 12.5% निकालेंगे तो आएगा केवल x। तब कतार में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या जब निकालेंगे तो हमको पता है, निकाल के देख लेते हैं। 8x का जब 12.5% निकालेंगे तो 12.5/100 करेंगे कि नहीं करेंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे एक जीरो और बढ़ा देंगे। 25 पंचे 125, 25 चौको 100, 5 दूनाई 10, 4 दूनाई 8 से 8 खत्म, केवल x ही तो आएगा। तो ये चीज हमको ज्ञात करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमने उनके भाग ज्ञात किए थे। यानी 12.5% की अगर वृद्धि होगी तो केवल x की ही तो वृद्धि होगी। तो जब 12.5% की वृद्धि करेंगे तो ये 9x नहीं हो जाएगा क्या, अर्थात। और एक चीज ये भी पता होता है कि स्तंभ और कतारों का जो गुणनफल होता है वो कुल बच्चों को शो करता है। तो यहाँ पर अगर हम कुल बच्चों की संख्या यहाँ से निकालें तो ये हो जाएगा 8x गुणे 9x बराबर किसके आ जाएगा, 72 के। 8 से काटेंगे 8 9 आई 72, 9 से 9 खत्म, तो x² बराबर 1 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आगे उसने पूछा प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या हमने क्या ली थी, 9x। x की वैल्यू 1 है तो 9 आ जाएगा आंसर। अगर पूछता प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या तो 8x यानी 8 आ जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 145 में कहा गया है, देखते हैं। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो जब इस तरह से इसमें देखो 145, 46, 47 इनमें भी नेट चेंज लगता है, लेकिन नेट चेंज लगाने से पहले हमको फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पर उसने कहा है वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करते हैं, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। यही तो होता है भुजा स्क्वायर। उसने कहा है कि इस भुजा में भी 10% की वृद्धि करनी है और इस भुजा में भी 10% की वृद्धि करनी है, और क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी a² होता है। अब अगर यहाँ पर हम नेट चेंज लगाना चाहें तो यहाँ पर a की वैल्यू भी a है और b की वैल्यू भी क्या है, a है। अब यहाँ से देखते हैं, सीधे नेट चेंज लगा देते हैं, a + ab/100। a की वैल्यू भी 10 रख देंगे, b की वैल्यू भी 10 रख देंगे, 10 × 10/100 देखेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 21%। ओवरऑल हमने देखा कि इसके क्षेत्रफल में कितने की हुई। अगर यहीं पर a² हमने देखा कि a का 2 बार गुणा था तो a और a लिखे थे, इसलिए 10% की वृद्धि हो रही, तो सीधे लगा देंगे, नेट चेंज आ जाएगा। तो जिस चीज में नेट चेंज लगाना हो उसका फार्मूला हमको पहले पता होना चाहिए। फार्मूला लिख के देखेंगे तब नेट चेंज लगाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 146। क्वेश्चन नंबर 146 में कहा गया है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि की जाए, लंबाई में की जा रही है 10% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी की जा रही है, तो इसके नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L × B। तो नेट चेंज लगा देंगे, a की वैल्यू L है, b की वैल्यू b है, सीधे लगा देना। तो +10 - -10 +10 × -10/100, ये 10 ये खत्म हो जाएगा, ये से ये खत्म हो जाएगा, यानी -1 आ जाएगा। -1 का मतलब 1% की कमी होगी।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 147 है। इसमें भी फिर से कहा गया है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, दोनों ए वही होते हैं, तो एक कैपिटल ए की वैल्यू भी 30% आ जाएगी, कैपिटल बी की वैल्यू भी 30% आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी, नेट चेंज लगा देंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148 में एक वर्ग की लंबाई चौड़ाई क्रमशः इतने परसेंट की वृद्धि करने पर आयत का क्षेत्रफल दिए गए क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो ये भी कर देंगे, नेट चेंज से आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 149। हालांकि 149 में भी नेट चेंज लग जाएगा। लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है, चौड़ाई में 20% की कमी की गई है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 150 में क्या कहा गया है। कहा गया एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि की गई है। लंबाई में तो उसने 60% की वृद्धि कर दी है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। यहाँ पर एक शब्द उसने कहा है क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, तो इस तरह का एक शॉर्टकट हमने बताया था एक जगह की, कहाँ जहाँ कहा था खर्च ना बढ़े, खर्च पूर्ववत रहे, वहां पर देखो। यहाँ पर अगर हम सोचते कि नेट चेंज लग जाएगा, तो नेट चेंज लगाने के लिए लंबाई और चौड़ाई दोनों की हमें वृद्धि पता होनी चाहिए, ये वृद्धि या कमी पता होनी चाहिए, तभी नेट चेंज लगा सकते हैं। तो यहाँ तो नेट चेंज लगाएंगे नहीं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लंबाई में वृद्धि हो रही है, तो चौड़ाई में उसने प्रतिशत कमी भी पूछी है, और हमने वहां पर शॉर्टकट ये भी बताया था कि एक चीज में वृद्धि होती है और एक चीज में कमी होती है। तो इसमें कुछ नहीं करना, सीधे फार्मूला लगाना है m बटे 100 प्लस माइनस m गुणा 100। उसने कहा है कि 60% की वृद्धि हो जाएगी, 60 बटे 160 गुणा 100। कैलकुलेट करेंगे तो 37.5% आ जाएगा, यानी 37.5% आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 151 में क्या कहा गया है। कहा गया किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर उसने कहा है कि वृत्त की त्रिज्या में उसने कहा है कि 50% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए पाई आर स्क्वायर। तो एक चीज ध्यान देना, नेट चेंज लगाने में जो तुम्हारी अचर राशियां होती हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल हमको देखना होता है चर राशियों से, यानी ये त्रिज्या ही चर राशि है, यानी त्रिज्या को अगर हम 2 बार लिख लें, इसमें भी 50% की वृद्धि कर दें, तो ये आर स्क्वायर बन जाएगी, नहीं बन जाएगा। यानी इसमें कुछ नहीं करना, केवल एक बार नेट चेंज लगा देना है, सीधे आ जाएगा। यानी अचर राशि का इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152 में कहा गया कि गोले की त्रिज्या में 50% की कमी करने पर, देख लेते हैं 152 नंबर। गोले की त्रिज्या में उसने कहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि करनी है, 50% की उसने कहा कि कमी करनी है। तो अभी मैं गोले का आगे उसने हमसे पूछा है, तो इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने परसेंट कमी होगी। तो हमको गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से कोई मतलब नहीं है, आर स्क्वायर से जैसे वृत्त के क्षेत्रफल में लगाते थे वैसे इसमें भी नेट चेंज लगा देंगे, और ये भी हो जाएगा माइनस का 50%, सीधे आ जाएगा। नहीं समझ में आई बात। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 153 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 153 में कहा गया है कि क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गेंद बनाई गई। यानी 3 छोटी छोटी गेंदें हैं जिनकी त्रिज्याएं दी गई हैं। R1 बराबर 1 सेंटीमीटर, R2 बराबर 2 सेंटीमीटर और R3 बराबर उसने दे दिया है 3 सेंटीमीटर है। यानी ये 3 छोटी छोटी गेंदों को पिघलाकर, अर्धव्यास का मतलब भी क्या होता है, त्रिज्या होता है, इसे ध्यान देना। इनको तीनों को पिघला करके एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई है। हमने मान लिया जो बड़ी गोलाकार गेंद बनाई है उसकी त्रिज्या क्या, हमने मान ली कैपिटल आर। तो हमें यहाँ पर गोले का आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। जब इन तीनों गेंदों को पिघलाएंगे तो इन तीनों का कुल आयतन होगा, तो 4/3 पाई R1 क्यूब इस तरह से होगा, प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब हो जाएगा। सब में कॉमन हो जाएगा 4/3 पाई। R1 क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा, R2 क्यूब ये 8 हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 27। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। एक चीज ध्यान देना, जब भी एक आकृति को पिघला करके दूसरी आकृति में बदला जाता है तो पहली आकृति का कुल आयतन दूसरी आकृति के कुल आयतन के बराबर होता है। अगर क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं करवा रहा है तब,
लेकिन इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो जाती है, तो यहाँ पर ये दोनों के आयतन बराबर नहीं होंगे। इसमें 25% सामग्री नष्ट हो गई है तो इसकी 75% सामग्री तो यहाँ पर बची है। ये 75% सामग्री जो होगी नई गेंद के आयतन के बराबर होगी, तो नई गेंद का मतलब 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई ये खत्म हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 8 1 9 9 7 16 हो जाएगा। इधर आएगा 36 गुणे 75/100 बराबर कैपिटल आर क्यूब। 25 75, 25 चौको 100, 4 नहीं 36, 9 तिरका 27। हमने देखा 27 बराबर हो गया कैपिटल आर क्यूब, तो कैपिटल आर बराबर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अर्थात हमने देखा कि जो बड़ी गेंद बनाई गई थी उसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 3 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154 क्या कहा गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 154 में कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर के 1,60,000 मतों से हार गया। कुल कितने मत पड़े थे? हमने माना कि टोटल 100 मत पड़े। कितने मत पड़े? 100। इसमें से 2 उम्मीदवार थे। हमने मान लिया एक उम्मीदवार ए है और दूसरा उम्मीदवार बी है। उसने कहा है कि एक उम्मीदवार 30% मत लेता है। जब ये 30% लेगा तो ये केवल 30 मत तो लेगा, क्योंकि 100 का 30% होगा कितना, 30। अगर ये 30% प्राप्त किया है तो इसने ये 70% प्राप्त करेगा, मतलब ये 70 प्राप्त करेगा। अगर हम देखें तो ये 30 प्राप्त करता है, ये 70 प्राप्त करता है। इसके हिसाब से ये दोनों कितने से हार जीत होगी, यानी ये कहेगा हम इसे 40 से हरा देंगे, यानी इसके हिसाब से उसने 40 से हराया होगा। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा था कि 1,60,000 से हराया था। एक बराबर ज्ञात करेंगे तो आ जाएगा 4,000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 4,000 की। उसने हमसे पूछा है कुल कितने मत पड़े हैं, तो 100 बराबर दोनों तरफ निकाल देंगे तो आ जाएगा 40,000। आई बात समझ में कि नहीं है? अर्थात उस चुनाव में 40,000 मत पड़े। आई बात समझ में? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155। 155 में देख लेते हैं क्या कहा गया है। सभी चुनाव संबंधी प्रश्न है। 155 में कहा गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55%, यानी टोटल देखो यहाँ पर कितने मत पड़े हैं, 7500। इन 7500 का 20% तो अवैध हो गए हैं, तो इन 7500 का 20% अवैध हो गए हैं, तो इतना हमको श्योर पता हो गया कि 7500 का 80% ही तो वैध होंगे। निकाल देते हैं, 00 से 00 खत्म, 8 5 40 हो जाएगा, 8 7 56। ये तुम्हारा हमने देखा कि टोटल वैध मत कितने हैं, 6,000 हैं। इन 6,000 वैध मतों में से एक उम्मीदवार 55% प्राप्त करता है और दूसरा उम्मीदवार श्योर है कि ये 45% तो प्राप्त करेगा। उसने पूछा है दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिलेंगे। कुछ नहीं करना, सीधे तुमको 6,000 का 45/100 ज्ञात करना है। 00 से 00 ये खत्म, 56 33 6 को 24 यानी 2700 मत। अर्थात दूसरे उम्मीदवार को 2700 मत प्राप्त हो जाए। आई बात समझ में कि नहीं है? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 में कहा गया है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए और वो 98 मतों से जीता। कुल कितने मत पड़े? हमने माना कि यहाँ पर उसने कहा, हमने मान लिया कि टोटल 100x मत पड़े हैं, जिसमें से उसने कहा है कि 68 मत अवैध घोषित हो गए हैं। कितने मत अवैध घोषित हुए हैं? 68 मत अवैध घोषित हैं। तो हमको ये श्योर है कि 100x माइनस 68 मत ही क्या होंगे, ये वैध होंगे कि नहीं होंगे। अब इनमें देखो, अवैध मतों की कोई काउंटिंग नहीं होती है, जो हार जीत होती है वो हमेशा वैध मतों में ही होती है। देखते हैं, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% प्राप्त किए हैं। अगर ये 52% प्राप्त करेगा तो ये तो श्योर है कि ये 48% मत प्राप्त करेगा, तो श्योर है। लेकिन ये इसका 52% और इसका 48% नहीं समझ में आएगा। आगे उसने कहा है तथा वो 98 मतों से जीता। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें ज्ञात करते हैं 100x माइनस 68 का ये 52% हो गया और ये 100x माइनस 68 का 48% हो गया। इतनी बात समझ में आई? परसेंट आ जाएंगे नीचे,
100 करेंगे, इसमें परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 करेंगे। अब इसके हिसाब से अगर हम देखें कि ये कितने से हार जीत होगी, तो इस वाले में इस वाले को घटाएंगे, क्योंकि ये 52% है, ज्यादा होगा, इसमें इसको घटा के देखेंगे, कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बाकी है सरल। यहाँ से देखते हैं सीधे, यहाँ पर अगर कॉमन लेना चाहे तो 100x माइनस 68/100 दोनों में कॉमन है कि नहीं है, कैलकुलेशन 60 हो जाएगा। 100x माइनस 68 इसमें भी है, 100x माइनस 68 इसमें भी है, नीचे 100 इसमें भी है। हम घटा रहे हैं सीधे, डायरेक्ट कर रहे हैं सीधे। 100x माइनस का 68/100 हमने दोनों में कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 52 में सीधे 48 घटा देंगे, तो ये तुम्हारा 4 आ जाएगा बराबर ही। तो उसने 98 कहा था, नहीं समझ में, 4 से काटें, देखो क्या कट जाएगा, 4 दूना 4 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, तो 4 से इसको सीधे काटेंगे तो ये 25 आ जाएगा। अब 100x माइनस 68 बराबर, ये 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, 25 9 225 हो जाएंगे तुम्हारा। 225 में 20 जोड़ेंगे 245, यानी 2450 आ जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 100x बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2518। हमने कुल मत माने कितने थे, 100x बराबर ही तो माने थे, अर्थात 100x बराबर आ जाएगा 2518, यानी कुल मत पड़े कितने थे, 2518। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 157 में क्या कहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 157 में कहा गया, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त मिले। यदि कुल मत 15,200 हों तथा 15% मत अवैध घोषित किए गए हों तो दूसरे उम्मीदवार को कितने, हमने मान लिया, माना कि टोटल मत पड़े कितने, 100 मत। इनमें से उसने खुद बताया है कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले हैं, कुल के 55% नहीं मिले हैं, कुल वैध मतों के। पहले हम वैध अवैध ज्ञात करेंगे, तो उसने अवैध अवैध के लिए लास्ट में कंडीशन कही है कि 15% मत क्या हुए हैं, अवैध, तो 100 का 15 आ जाएगा 15। यहाँ पर अब हम ज्ञात कर सकते हैं कि 85 तुम्हारे कैसे मत हैं, वैध मत हैं। अब इनका डिवाइडेशन होगा। फिर से सवाल पढ़ते हैं, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले हैं, तो इसमें इसको प्राप्त हुआ है 85 का 55%, तो इसको मिलेगा 85 का 45% मिलेगा, नहीं मिलेगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे देखते हैं, उसने कहा है यदि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले हैं, यदि कुल मत उसने कहा है 15,200 है, तो हमारे हिसाब से कुल मत यहाँ से 1% बराबर जब निकालेंगे, यहाँ पर इसके हिसाब से 85/55 ज्ञात कर लेते हैं। 55/100, 5 से काटेंगे तो 11/5 10, यहाँ से भी काटेंगे तो 17/4, हुआ गुणा करा लेंगे तो 17 एकम 17, 17 एक 18, तो 187/4 हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी कैलकुलेट कराएंगे, नीचे डबल 0 हो जाएगा, 5 9 45, 5 2 10, ये हो जाएगा 17 4, 17 9 153/4। हमने देखा कि पहला उम्मीदवार 187/4 प्राप्त करता है, दूसरा उम्मीदवार 153/4 प्राप्त करता है। आगे उसने कहा यदि कुल मत 15,200, तो हमारे हिसाब से कुल थे 100 बराबर 15,200 के, तो 1 बराबर 152 के। उसने हमसे पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले, दूसरे उम्मीदवार को 153/4, इधर भी 153/4 ज्ञात करेंगे। ओवरऑल जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 5814, अर्थात दूसरे उम्मीदवार को 5814 मत प्राप्त होंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 158 में कहा गया, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले हैं और वो 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। हमने माना टोटल मत थे 100, एक उम्मीदवार ए था और दूसरा उम्मीदवार बी था। एक को 71% मिलते हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, तो घटा देंगे, 10 में 1 जाएगा 9, 9 में 7 29%, यानी एक को 71 मत मिलेंगे, दूसरे को कितने मिलेंगे, 29 मत मिलेंगे। तो इसके हिसाब से ये कितने मतों से जीतेगा, तो इसमें अंतर इनका करेंगे तो 11 में 9 घटाएंगे 2, 6 में 2 घटाएंगे 4, इसके हिसाब से 42% से ही तो जीता है, तो 42 बराबर हो जाएगा 756 के। एक बराबर निकालेंगे तो 756/42, 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7/56, 7 6 42, 6 से काटेंगे 6 एकम 6 4 48। हमने देखा कि एक बराबर आ गया 18 के। उसने हमसे पूछा क्या है कि कुल मत कितने हैं, तो कुल मत थे कितने, 100 बराबर तो डबल 0 हो जाएंगे, कुल मत आ जाएंगे 1800।
आगे देखते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 159 है, ये भी आ जाएगा, कर लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 160 में कहा गया एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है। एक तरफ हम लिखेंगे बॉयज और एक तरफ लिखेंगे गर्ल्स। तो जो लड़कों की संख्या है लड़कियों से 16% अधिक है। लड़कियों से कितना परसेंट अधिक है? 16। अगर हम इनको 100 माने तो ये 116 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? लास्ट में हमसे उसने पूछा है लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात है, यानी उसने हमसे पूछा है कि B अनुपात G ज्ञात करो, तो 116 अनुपात 100 ज्ञात करना है। 4 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनाए 8, 4 नहीं 36, ये देखो 29 अनुपात 25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 161 क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 161 में कहा गया है कि एक कक्षा में एक परीक्षा में रितिज ने 52%, एक लड़का है रितिज, वो 52% अंक प्राप्त करता है। सुनील जो है एक लड़का, सुनील 64% मत प्राप्त करता है। आगे है रवि, रवि 74% मत प्राप्त करता है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने होंगे? तो एक परीक्षा में रितिज ने 52%, तो हम ये निकाल देते हैं तुरंत सबसे पहले कि 750 का यहाँ पर निकालेंगे 52%, 52/100। यहाँ पर हम 750 का 64/100 ज्ञात कर देंगे। यहाँ पर हम 750 का 74/100 ज्ञात कर देंगे। जब ऐसा करेंगे हमको तो तीनों के द्वारा जो जितने भी प्राप्तांक मिले होंगे अलग अलग प्राप्तांक आ जाएंगे। जब अलग अलग तीनों के प्राप्तांक आ जाएंगे, इसके बाद औसत पूछा है तो तीनों के अंकों को जोड़ के 3 का भाग करा देंगे, आंसर आ जाएगा। जब ओवरऑल कैलकुलेट करोगे इस तरह से तो आंसर इसका आ जाएगा 475। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 162 क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 162 में कहा गया एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, जिनमें से 1,66,000 पुरुष हैं। टोटल जनसंख्या उसने कहा है कि 2,96,000 है, जिसमें से उसने कहा है कि पुरुष कितने हैं, तो उसने बताया है कि 1,66,000 पुरुष हैं। अगर 1,66,000 इसमें खत्म घटा दें तो ये 6 में 6 जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 में 6 घटाएंगे 3 आ जाएगा, 2 में 1 घटा देंगे तो 13,000 स्त्रियां आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी? हमने देखा 2,96,000 टोटल थे, जब इसमें घटाएंगे तो 1,30,000 औरतें आ जाएंगी। आगे का है कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हैं। कुल जनसंख्या का उसने कहा है कि 50% जिस जन शिक्षित हैं, तो इसका 50% हमने निकालने का बताया था तरीका कि सीधे बस केवल आधा कर दो, 2 1 कम 2, 2 चौको 8, 2 8 16। हमने देखा कि 1,48,000 टोटल शिक्षित हैं। आगे उसने क्या कहा है? आगे उसने कहा है पुरुषों का 70% शिक्षित हैं। तो पुरुषों का 70% यानी 1,66,000 का अगर हम 70% निकाल दें, 00 से 00 ये खत्म हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, 7 6 42, 4 46 हो जाएगा, 7 1 7 4 11। हमने देखा कि 1,16,200 पुरुष शिक्षित हैं, 1,16,200 पुरुष शिक्षित है। तो उसने पूछा है शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो कुछ नहीं करना, 1,48,000 में 1,16,200 घटा देंगे तो सीधे आ जाएगा 31,800। अर्थात कितनी शिक्षित स्त्रियां शिक्षित हैं? तो 31,800 स्त्रियां शिक्षित हैं आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163 में 163 में क्या कहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 163 में कहा गया 605 टाफी कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चों को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टाफी ही मिले हैं। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टाफी मिलेंगी? प्रत्येक बच्चों को कुल बच्चों की संख्या का 20%। तो अगर हम माना कि कुल बच्चे, हमने मान लिया कि कुल बच्चे हैं 100x और प्रत्येक बच्चे को मिली कितनी है? उसने खुद कहा है कि प्रत्येक बच्चे को इस 100x का 20% ही टाफी मिली है, तो 20x टाफी ही तो मिली है। एक चीज ये बताओ, अगर प्रत्येक बच्चे को हम 20x टाफी दे रहे हैं और हमको ये भी पता है कि कुल बच्चे 100x है, तो कुल बांटी गई टाफियां इनका गुणनफल ही तो होगा। तो
तो सीधे करा देते हैं। तो 100x गुणे 20x बराबर ही तो 605 के उसने कहा है। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधे हम x स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो यह आ जाएगा 605 बटे 100 बटे 20। 5 से कैलकुलेट करेंगे, इसको देखते हैं, 5 से काटेंगे, 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 एक कम 5, ये हो जाएगा 5 चौको 20। यहाँ से हमने देखा तो आ गया 121 बटे 400। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो 11 आ जाएगा, 11 बटे 20। हमने देखा कि x की वैल्यू आ गई 11 बटे 20। उसने हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिली है। तो प्रत्येक बच्चे को टॉफी कितनी मिल रही थी, 20x। x की वैल्यू आई है 11 बटे 20, 20 से 20 ये खत्म हो जाएगा, 11 आ जाएगा। अर्थात प्रत्येक बच्चे को 11 टॉफियां दी जाएंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 164 में क्या कहा गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 164 में कहा गया, एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष इसकी ऊंचाई की 1/8 वृद्धि होती है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2 सही 1/2 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। यानी पेड़ की ऊंचाई हर वर्ष 1/8 बढ़ जाती है। तो देखते हैं, और 2.5 वर्ष में बताना है कितना बढ़ेगा। तो शुरुआत में पेड़ की ऊंचाई कितनी थी, 8। जब अगले वर्ष पहले वर्ष बढ़ेगी तो 1/8 बढ़ना है, तो 8 का हम 1/8 निकालोगे कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा, 1 बढ़ेगी, यानी ये 9/8 ही तो हो जाएगी पहले वर्ष जब बढ़ेगी। कितनी बात समझ में आई। 2 वर्ष इसी तरह से बढ़ाना है तो अगले वर्ष भी 9/8 बढ़ेगी। लेकिन आगे उसने कहा है कि पूरा वर्ष तुमको नहीं बढ़ाना है, केवल कितना वर्ष बढ़ाना है, आधा वर्ष। तो इसके लिए समझते हैं, हमको ये पता है कि 1 वर्ष में पेड़ की ऊंचाई बढ़ती है कितनी, 1/8। तो आधे वर्ष में कितनी बढ़ेगी, तो आधे वर्ष में 1/16 ही तो बढ़ेगी, ये समझना चाहिए तुमको। क्योंकि 1 वर्ष में 1/8 बढ़ती है, इसको आधा करेंगे तो ये भी हो जाएगा, आधा वर्ष में हो जाएगा 1/16। कितनी बात समझ में आई। तो जैसे यहाँ पर एक देखो 8 था तो 8 के बाद ऊपर 9 लिखा था तो 9/8 किया था, 8 था ऊपर 9 लिखा था। तो इसी तरह जब इसमें वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगा 17/16। कितनी बात समझ में आई कि नहीं हो जाएगी। जैसे 8 1 9, 8 1 9 तो 16 1 17, इस तरह से बढ़ेगी। जब ओवरऑल इनका कैलकुलेशन कराएंगे, ये 8 से 8 ये खत्म हो जाएगा, कैलकुलेशन कराओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.76 मीटर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अर्थात इसकी ऊंचाई में इतने की वृद्धि हो जाएगी। ये 2.76 मीटर नहीं आएगा, यहाँ पर तुम्हारा ओवरऑल आएगा, ये यहाँ पर जो तुम्हारा आएगा 10.76 मीटर आएगा। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो पेड़ की जो नई ऊंचाई आएगी वो आएगी 10.76 मीटर। शुरुआत में पेड़ की ऊंचाई थी 8 मीटर, शुरुआत में पेड़ की ऊंचाई उसने कितनी दी थी, 8 मीटर थी। अब ऊंचाई हो गई है 10.76 मीटर की। तो यानी ओवरऑल वृद्धि कितनी हुई है, तो 10.76 में 8 मीटर घटाओगे तो आ जाएगा 2.76 मीटर। अर्थात इसमें 2.76 मीटर की वृद्धि हो जाएगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 165 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 165 में कहा गया है कि गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है। इस तरह के सवाल पीछे हमने कराए थे। सीधे उसने कमी के बाद का पूछा है, मतलब नया भाव पूछा है। तो कितने रुपए खर्च कर रहा है, 600 रुपए खर्च कर रहा है, कमी कितने परसेंट की हुई है, तो 20% की, यानी 20/100 बराबर कितना ज्यादा मिल रहा है, 10 किलोग्राम। 00 से 00 ये खत्म। हमने देखा कि ये आ गया 60 रुपए, सॉरी 120 रुपए आ गया। 120 रुपए में उसे 10 किलोग्राम मिल रहे हैं, तो रुपए प्रति किलोग्राम होता है, तो यहाँ से 12 रुपए प्रति किलोग्राम ही तो आ जाएगा भाव। अर्थात नया भाव आ जाएगा 12 रुपए प्रति किलोग्राम। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166, देख लेते हैं क्या कहा गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 166 में क्या कहा गया है। कहा गया है कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी खेलते हैं और 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। देखिए हॉकी कितने लड़के खेलते हैं, 75% खेलते हैं, और फुटबॉल कितना खेलते हैं, ये 45%। उसने हमको ये भी बताया था कि टोटल लड़के 600 हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम हॉकी वाले निकालते हैं, तो 600 का 75/100 निकाल देते हैं। 25 थी 75, 25 चौको 100, 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 15 थे 45, ये हो जाएगा 450।
इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? अर्थात हमने देखा कि जो 450 लड़के हैं वो क्या खेल रहे हैं, हॉकी खेल रहे हैं। आगे देखते हैं, इधर हम 600 का सीधे 45% निकालते हैं तो 45/100, 5 9 45, 5 9 10 हो जाएगा, 0 से 0 ये खत्म हो जाएगा, 2 3 6, 9 त्रिका 27। हमने देखा कि 270 लड़के क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ से हम अगर हम कुल जोड़ें तो ये हो जाएगा 7 5 12, 4 2 6 1, 720। हमने देखा कि यहाँ से अगर कैलकुलेशन करने से टोटल छात्र आ रहे हैं 720, लेकिन सवाल में तो उसने कहा था कि छात्रावास में टोटल 600 लड़के हैं, तो ये 120 ज्यादा कहाँ से आ रहे हैं? ये ज्यादा वो आ रहे हैं क्योंकि हमने कुछ लड़के ऐसे भी हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं, तो उनको हमने फुटबॉल खेलने में भी काउंट कर लिया है और हॉकी खेलने में भी काउंट कर लिया है, वही छात्र तो 120 ज्यादा हो रहे हैं। और आगे उसने पूछा है कि तो बताइए कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? तो 720 में से 600 घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि 120 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 167 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 167 में कहा गया है कि एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 40% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तो 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? हम मान लेंगे, माना कि इस कार्यालय में टोटल 100 यक्ष कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी हैं? 100 यक्ष कर्मचारी है। तो हम पहले ज्ञात कर लेते हैं कितने कर्मचारी चाय पीते हैं। तो उसने बताया था कि 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। 100 का 72% निकालेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 72 यक्ष कर्मचारी चाय पीते हैं। कितने कॉफी पीते हैं ये भी ज्ञात कर लेते हैं। तो उसने बताया है कि कॉफी 44% कॉफी पीते हैं। तो 100 यक्ष का 44% निकालेंगे तो आ जाएगा 44 यक्ष। यहाँ से अगर हम देखें तो कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 4 10। हमने देखा कि 106 यक्ष आ गया। टोटल विद्यार्थी तो हमने माने थे कि टोटल कैंडिडेट थे 100 यक्ष, यहाँ पर तो 106 यक्ष आ रहा है। तो ये 6 यक्ष ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे जो चाय और कॉफी दोनों पीते होंगे, वही इस तरह हो रहे हैं। तो इस मानने के हिसाब से 6 यक्ष ही तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों चीजें पीते हैं। लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा है कि 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों चीजें पीते हैं। तो यक्ष की वैल्यू निकालेंगे तो 40/6 आ जाएगा। उसने पूछा हमसे है कि इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी थे। कुल कर्मचारी हमने माने थे 100 यक्ष, तो 100 का इधर गुणा कराया तो 100 का गुणा इधर भी करा देंगे। 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 20 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। आगे देखते हैं, दोनों को काउंट करेंगे, 72 यक्ष 44 काउंट करेंगे तो आ जाएगा 116 यक्ष। यहाँ से काउंट करेंगे तो यह 16 यक्ष बराबर आ जाएगा 40, क्योंकि उसने कहा है कि 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं। यहाँ से यक्ष की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 40/16। इसके बाद उसने हमसे पूछा इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। तो इस कार्यालय में कुल कर्मचारी हमने माने थे 100 यक्ष। दोनों तरफ 100 का गुणा कराएंगे, इधर भी 100 का गुणा कराएंगे तो ओवरऑल जब कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 250। अर्थात इस कार्यालय में कितने कर्मचारी हैं? 250 कर्मचारी हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 168। क्वेश्चन नंबर 168 में कहा गया एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में और 42% विद्यार्थी दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो। तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी। इस तरह का क्वेश्चन पीछे हम करवा चुके हैं। हमने डायग्राम बताया था कि दोनों का करेंगे तो सीधे दोनों का अनुत्तीर्ण का ही दिया गया है, सीधे यहीं से डायग्राम बना के कर देंगे, आ जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चनों में है। आगे देखते हैं 169 नंबर क्या कहा गया है। 169 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9039 में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा था। यानी कहने का मतलब है कि दुकानदार अगर किसी वस्तु को 100 में खरीदता है तो वो अपने ग्राहकों से कितना परसेंट ज्यादा लेता है? 15% अधिक मूल्य लेता है, यानी ये 115 में क्या करता है? बेचता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9039 में खरीदा हो, यानी उसने कितने में? 115 बराबर 9039 ही तो दिया गया है। आगे उसने तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा होगा, तो एक बराबर यहाँ से निकालेंगे तो 9039/115।
दुकानदार ने 100 में ही तो खरीदा था, तो दोनों तरफ क्या करा देंगे, 100 का गुणा करा देंगे, इधर भी 100 का गुणा करा देंगे। जब ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 7860 आ जाएगा। अर्थात उस दुकानदार ने उस सोफे सेट को 7860 में खरीदा होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 में कहा गया पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया है, इसके बाद 10% की वृद्धि की गई है। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या क्या होगी ये देखना है। कहा गया पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया है, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई है। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। हमने मान लिया माना वो संख्या कितनी है, यक्स। पहले इसमें कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, 10% की, तो ये 110 बटे कितना हो जाएगा, 100। फिर 10% की वृद्धि की गई है, सॉरी पहले 10% की कमी की गई है, तो 90 बटे 100। फिर 10% की वृद्धि की गई है, तो 110 बटे 100। इस प्रकार से होता क्या है, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या से ये क्या है, 50 कम है। ये तो कैलकुलेशन में कहा गया था। ओवरऑल जब इसका देखो 00 से 00 ये खत्म हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 5000। इस प्रकार वह प्राप्त संख्या कितनी होगी, 5000 होगी। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो इस तरह से हमने ये इस चैप्टर को अच्छी प्रकार से समझा। आगे अगले चैप्टर में अगले वीडियो में देखते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।